ये देखे लेक्चर 14 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने एक थ्योरम के डिफरेंट पार्ट को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट का प्रूफ करते हैं जी। तो इस पार्ट का प्रूफ हमने करना है। हमने क्या प्रूफ करना है? 0.v इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट लेते हैं 0.v, फिर इस 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0, साइड पे होगा v, फिर 0.v इक्वल टू, अब v दोनों के ऊपर अप्लाई होगा 0.v प्लस 0.v। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसको मज़ीद एक्सटेंड किस तरह करेंगे, अब देखते जाइए। अब हम करेंगे यानी 0.v प्लस 0.v इक्वल टू 0.v ये होगा। अब मैं दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करूँगा? इसका एडिटिव इनवर्स, तो वो किस फॉर्म में अप्लाई हो सकता है? 0.v की फॉर्म में। दूसरे साइड पे भी यही अप्लाई होगा, यानी माइनस। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो 0.v ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो इससे क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। सिंपल सा टेक्निक था। अब आते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर। तो पार्ट नंबर बी को देके c.0 इक्वल टू 0 है, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं c.0। हम लिख सकते हैं c इंटू 0 प्लस 0। अब c दोनों के ऊपर अप्लाई होगा c.0 प्लस c.0, यानी c.0। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ c.0 इक्वल टू c.0। तो c.0 प्लस c.0 प्लस माइनस c.0, दूसरे साइड पे ये होगा प्लस इंटू माइनस c.0। अब दूसरे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, तो c.0, तो इससे 0 वेक्टर आएगा। ये भी आसान सा प्रूफ था। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर सी क्या है? c.v इक्वल टू 0, देन आइदर c इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसका प्रूफ देखते जाइए। हम इसको गिवन लेंगे और ये हमने प्रूफ करना है। तो c.v इक्वल टू 0, सपोज कर ले, मान लो कि c 0 की इक्वल नहीं है। तो जब c 0 की इक्वल नहीं है तो मैं इसका इन्वर्स अप्लाई कर सकता हूँ दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का रिज़ल्ट होगा 0। पॉइंट क्लियर। अब देखिए इन दोनों से 1 आएगा, तो 1.v इक्वल टू 0। तो एक तरह से हमने प्रूफ किया, अगर c 0 नहीं है तो v को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर होगा जी। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे। अब दूसरा आप इस तरह प्रूफ करोगे कि दोबारा लेंगे c.v इक्वल टू 0। अब आपने सपोज करना है कि v जो है वो 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट आपका टारगेट होगा कि आप नेक्स्ट टारगेट आपका होगा कि आप c को 0 के बराबर कर दें। तो जब c.v इक्वल टू 0 है, लेकिन v तो 0 के बराबर नहीं है। v किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ c डॉट क्या होगा, बल्कि इसको आप खुद प्रोसीड करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। -v इंटू इक्वल टू -v। अब आप देखें इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे, तो देखते जाइए। -1.v इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी के मुताबिक, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, किस तरह लिख सकते हैं? -1 इंटू v होगा, ठीक है।
-1 इंटू वी होगा, इसके साथ -1 + 0 इंटू वी भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब -1 इंटू वी होगा -1.v + 0.v होगा। -1 इंटू वी इक्वल टू इससे -v आएगा और ये आपस में ज़ीरो वेक्टर बनेंगे, तो -1 इंटू वी इक्वल टू -v बनेगा। बहरहाल इसको क्रॉस चेक ज़रूर करें, मैंने प्रूफ में कुछ में कन्फ्यूजन की होगी। ठीक हो गया जी। अब एग्ज़ाम्पल नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को देखते हैं कि क्या होगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को देखते जाइए। एग्ज़ाम्पल नंबर 06 क्या है जी? द सेट ऑफ इंटीजर, जो सेट ऑफ इंटीजर है, द सेट ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। कहते हैं ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता। अब पहले आपको इंटीजर का एलम होना चाहिए। इंटीजर होते हैं कुछ इस फॉर्म में 0 + 1 -1 + 2 -2 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है z प्लस अंडर डॉट ये नॉट अ वेक्टर स्पेस है। अब जब जब भी नॉट वेक्टर स्पेस की बात होगी, इसका मतलब है कि आपने कोई प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करना होता है। एक प्रॉपर्टी ऐसी आएगी कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आप छठे प्रॉपर्टी को देखें, छठा प्रॉपर्टी क्या कहता था कि आपने एक वेक्टर z से लेना है, फिर आपने एक नंबर लेना है c। वो नॉर्मली हम यहाँ पे चूँकि हम इसको चेक करें विद रिस्पेक्ट टू रियल, तो हम r से एक नंबर लेंगे, तो ये जो CV है ये Z को बिलोंग नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल से काम लेते हैं। मान लो अगर मैं इससे 1/2 ले लूँ, इससे कोई भी नंबर ले लूँ, 1 ले ले, 2 ले ले, जो भी ले रहे हैं, मान लो मैंने 1 लिया, तो ये 1/2 होगा और ये 1/2 इस सेट Z में मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं हो सकती। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 8 के ऊपर। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जी। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, लेट, अगर आपको एक सेट दिया जाए R का स्क्वायर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर है, इसमें सारे रियल पेयर की फॉर्म में रियल नंबर है। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या कहते हैं कि ये सेट कुछ इस तरह से डिफाइन है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन बाय लिस्टेड बिलो। अब इस सेट को कुछ, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है, c × x2 = cx1, 0। ठीक हो गया जी। अब इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह डिफाइन है। इसका मतलब है कि मैं कोई भी दो नंबर लूँगा, x1 और x2, y1 और y2 बिलोंग टू R²। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये तो कन्फर्म है, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जी, ये इसको बिलोंग कर सकता है और कम्यूटेटिव भी होल्ड हो सकता है, कम्यूटेटिव भी होल्ड हो सकता है। द नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्केलर, ओके, और एसोसिएटिव का कोई मसला नहीं होगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का बहरहाल इशू बन सकता है, और एडिटिव इनवर्स का सपोज कर ले कोई, लेकिन जो क्या होगा इसके मल्टीप्लिकेटिव स्केलर मल्टीपल का प्रॉब्लम बनेगा हमें। ठीक है,
क्योंकि देखिए ये सेट इस तरह डिफ़ाइन है, तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह से चेक करोगे तो वो इसको आपको क्या देगा, प्रॉब्लम देगा। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।